लास्ट है ना, हम लोग कंप्लीट कर लिए थे एक चैप्टर, बैलेंसिंग हो गया, आप किए, देख लिए ना, ठीक है। तो आज हम लोग न्यू चैप्टर शुरू करेंगे और ये 15 मार्क्स में आएगा, चैप्टर मिलेगा 15 मार्क्स। हाँ, तो ये चैप्टर 15 मार्क्स का है, लॉन्ग क्वेश्चन अकेले सिंगल, इसके साथ ऑप्शन में एक रह सकता है, बट आएगा तो सियो, ठीक है। इस चैप्टर के बारे में डिटेल समझते हैं, क्या होता है नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन और उन लोग का अकाउंट्स कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो फर्स्ट एक पॉइंट लिख लो, नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में शॉर्ट में एनटीओ। ये ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है, ये ऑर्गेनाइजेशन दो तरह का होता है। नॉन ट्रेडिंग मतलब जिन लोगों ने ट्रेड नहीं करते, ट्रेड नहीं करते मतलब, ट्रेड मतलब होता है बाई एंड सेल, बेचना खरीदना, ये होता है ट्रेड, है ना। तो यहाँ जितना भी शॉप है वो लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते फिर बेचते, या कोई खरीदते मैन्युफैक्चरिंग करते, मटेरियल्स खरीदते, गुड्स प्रोड्यूस करते फिर बेचते, लेकिन बेचते तो है ना, तो बाई सेल चलता रहता है। तो जिन लोगों ने बाई सेल करते वो होता है ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इन लोगों ने नॉन ट्रेडिंग मतलब बाई एंड सेल एक काम नहीं करते, तो दे आर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें दो तरह क्यों है, एक तो होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इन लोगों ने प्रॉफिट के लिए नहीं, सेवा के लिए, समाज सेवा ना, सोशल वर्क करने के लिए, जैसे क्लब देखोगे, एनजीओ है ना, इन लोगों ने क्या करते हैं, सोशल वर्क करते हैं। तो ये हो गया, इन लोगों का प्रॉफिट का कोई मोटिव नहीं है, भाई समाज का बेनिफिट आए इसके लिए हेल्प करे, ठीक है ना। तो हो गया नॉन प्रॉफिट, इसका एक पार्ट हो गया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में एनपीओ। और आप लोग जो करोगे ना यही पार्ट करोगे, ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या एनपीओ। इसमें क्या क्या आएगा देख लेते हैं थोड़ा बहुत। एक तो इसमें होता है क्लब, ठीक है, फिर आपका चैरिटेबल सोसाइटी, चैरिटी के लिए बहुत सारे, रामकृष्ण मिशन क्या प्रॉफिट के लिए है, नहीं, है ना, भारत सेवा स्वर्ण संघ, इस तरह जितना भी ऑर्गेनाइजेशन है वो चैरिटी के लिए होता है। तो क्लब, इसके बाद क्या हो गया चैरिटेबल, चैरिटेबल सोसाइटी, आजकल हम लोग इसको एनजीओ बोलते हैं ना, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्लब, चैरिटेबल सोसाइटी। अगेन अब बोलो हॉस्पिटल, स्कूल, लेकिन ये प्राइवेट नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, क्या वो प्रॉफिट प्रॉफिट के लिए है, नहीं। तो ये सब क्या हो गया आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा, बहुत सारे और है, ठीक है। तो प्रॉफिट कमाना इन लोग का मोटिव नहीं होता है, इन लोग का क्या मोटिव होता है, सोसाइटी डेवलप करना, समाज को डेवलप करना, समाज के लिए कुछ करना, है ना। तो ये हो गया, इसमें क्लब आता है, इसमें और कौन आता है, चैरिटेबल सोसाइटीज आता है, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ जाता है, और कौन आता है, हॉस्पिटल और स्कूल कॉलेजेस, जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है। और वही हॉस्पिटल अगर प्राइवेट है ना, वो तो प्रॉफिट के लिए ही है, और वो सबसे ज्यादा प्रॉफिट अर्न करते हैं ना। इस तरह गवर्नमेंट प्राइवेट स्कूल है, तो डिफरेंस कैसे करोगे, एक्चुअली जहां ओनर नहीं होता है, मेंबर्स होता है, वो हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन। स्कूल है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल है ना, उसमें देखोगे उसका मेंबर्स होता है, प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, क्या मालिक होता है, नहीं। लेकिन प्राइवेट स्कूल का मालिक होता है, तो ये डिफरेंस है। जहां ओनरशिप आ गया ना, वो आपका प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा, लेकिन जहां ओनरशिप नहीं है तो बोलो एक क्लब है, क्लब में क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है, सेक्रेटरी होता है, मालिक होता है। प्राइवेट क्लब होता है, मालिक होता है ना, वो नहीं आएगा। जैसे के आर, शाहरुख खान है मालिक, तो उसमें तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वो नहीं माना जाएगा इसमें, तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इधर आ जाएगा। क्लियर है, ओके। इसमें मेंबर्स होता है, इसमें ओनर नहीं होता है। और एक और पार्ट आएगा, प्रोफेशनल पर्सन, कौन है,
प्रोफेशनल पर्सन प्रोवाइडिंग सर्विसेज। ये हो गया सेकेंड पार्ट। तो एनटीओ नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में ये दो तरह का ये होता है, ठीक है। एक तो हो गया आपका नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा कौन है, इसमें पर्सन है, कौन है बोलो, प्रोफेशनल पर्सन, मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है ना। और चार्टर्ड बनने के बाद वो फार्म खोले, तो फार्म में क्या करते, प्रैक्टिस करते, लॉ, सॉरी ऑडिट, इनका अकाउंट्स, टैक्सेशन, यही सब को तो काम करते ना। तो क्या कुछ बेचते खरीदते, नहीं तो वो सर्विस दे रहे, तो वो इसमें आ जाएगा। जैसे हम पढ़ाते, हम लोग उनको पढ़ाते, क्या बेचते खरीदते, नहीं, सर्विस देते, तो हम लोग इसी कैटेगरी में आ जाएंगे। हाँ, हम लोग प्रॉफिट भी अर्न करते, लेकिन हम लोग बेचते नहीं ना, ट्रेड तो नहीं करते, तो ये भी आ जाएगा नॉन नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है ना। तो इसमें कौन कौन आएगा बोलो, इसमें आएगा डॉक्टर, डॉक्टर चेम्बर में जो पेशेंट को देखते है ना। हाँ, और फीस लेते, प्रॉफिट कमाते, हम भी फीस लेते, बिना फीस पढ़ाते नहीं, लेकिन हम सर्विस देते, कभी हम लोग कुछ बेचते खरीदते नहीं। क्लियर है ना। डॉक्टर हो गया, फिर इसमें क्या, टीचर आ जाएगा, फिर इसमें सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाएगा, है ना। इसमें और भी हो सकते हैं, जितना प्रोफेशनल पर्सन है वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ओके, जैसे एक्टर है, एक्ट्रेस है, क्रिकेटर, फुटबॉलर, वो लोग बेचते खरीदते नहीं, मैच खेलते, उसमें फीस मिलता है, लेकिन वो लोग बेचना खरीदना नहीं करते। तो ये सब प्रोफेशनल पर्सन का भी इनकम, मतलब कैलकुलेशन अकाउंट्स इसी तरह किया जाएगा। क्लियर है। ओके, अब हम लोग आते हैं इन लोगों ने अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं। तो हम लोग जनरली फोकस जो करेंगे ना, वो इस पार्ट पे करेंगे। कौन सा पार्ट पे, ये पार्ट, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। जो भी जितना भी क्वेश्चन आया है ना हम लोग का, इसी पार्ट से आया है। बट इसके बाद एक और चैप्टर जब करेंगे ना, उसमें ए पार्ट भी आ जाएगा, तो आगे करेंगे, आगे करेंगे, फिलहाल इसके ऊपर नाउ। अब अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, कैसे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स किया जाएगा। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट जस्ट हम लोग एक कंसेप्ट समझे थे, क्या होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सॉरी, ये पॉइंट 1 लिखना, ऊपर पॉइंट 1 दे देना, फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट में आते हैं, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। अकाउंटिंग रिकॉर्ड में दो तरह का, एक तो प्राइमरी रिकॉर्ड, प्राइमरी रिकॉर्ड्स मतलब डे टू डे रिकॉर्ड्स। ओके, और फिर जब ईयर एंड हो जाएगा, तो फिर उसमें देखेंगे प्रॉफिट आया या लॉस आया, वो सब देखेंगे ना, फाइनल अकाउंट करेंगे। तो प्राइमरी रिकॉर्ड से, प्राइमरी रिकॉर्ड्स में, अच्छा, हम लोग सीखे ना डबल एंट्री में, पहले क्या करते, जर्नल करते, फिर क्या करते, लेजर बनाते, और लेजर बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस करते, इसके बाद तो फाइनल अकाउंट शुरू होता है ना। तो यहाँ ऐसे नहीं होता है, इसमें जर्नल लेजर ऐसे नहीं बनता है, इसमें एक अकाउंट बनाया जाता है, दैट इज कैश बुक। कैश बुक नहीं बोलते, बोलते रिसीव्स एंड पेमेंट्स, कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, वो डेली डेली रिकॉर्ड कर लेते, ठीक है ना। नहीं तो भूल जाएंगे, ईयर एंड में रिकॉर्ड करेंगे तो सब भूल जाएंगे, कहाँ से कितना मिला था पता चलेगा नहीं। तो इसमें अकाउंट कैसा करेंगे, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, जस्ट लाइक कैश बुक। तो फर्स्ट इसमें सबसे पहले बनेगा 1, देखो, रिसीव पेमेंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ, डायरेक्ट फॉर्मेट में आ जाएंगे, इन द बुक्स ऑफ क्लब, सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन नाम लिख लोगे, या इवन प्रोफेशनल पर्सन। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, ठीक है। ये आपका क्रेडिट और डेबिट, दिस इज नथिंग बट कैश बुक, इसको आप बोल सकते हो कैश बुक।
कैश बुक में कैश में कितना आया और कैश से कितना चला गया। आया तो डेबिट कर लेंगे रिसिप्ट्स, और गया तो क्रेडिट कर लेंगे। तो यहाँ लिख सकते हो रिसिप्ट्स, डेबिट साइड रिसिप्ट्स और क्रेडिट साइड पेमेंट्स। अब पर्टिकुलर अमाउंट भी लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अमाउंट रुपीज, फीस में एक लाइन कर लो, और पर्टिकुलर्स अमाउंट। नाउ एट द बिगिनिंग कुछ कैश बैलेंस अगर इस ऑर्गेनाइजेशन में है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, अंडरलाइन करो। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कुछ कैश था, है ना, ओपनिंग बैलेंस है, तो इसमें क्या क्या आएगा, लिखो ओपनिंग कैश, ओपनिंग कैश, कितना कैश है ये लिख लेना। अगेन इस ऑर्गेनाइजेशन का एक बैंक अकाउंट है, तो बैंक में भी तो कुछ पैसा होगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, तो ओपनिंग बैंक, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड मतलब हाथ में नहीं, उनका कैश बॉक्स में कितना है। जैसे हम लोग का सेंटर है तो यहाँ कैश बॉक्स है, कैश बॉक्स में जो भी कलेक्शन आया रखे ना, यहाँ से बैंक में जमा किए, कुछ खर्चा किए, बाकी अभी भी, तो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। तो ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक लिख लेना। नो, अब यहाँ क्या करोगे, बाकी सारा रिसिप्ट लिखते जाओगे। और हम डिटेल्स में दो तरह का रिसिप्ट होता है, एक होता है रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल कितना मिला, और एक होता है कैपिटल रिसिप्ट्स, ग्रॉस टोटल कितना मिला। रिसिप्ट दो तरह का, इस तरह पेमेंट भी दो तरह का होगा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड कैपिटल रिसिप्ट्स, और आगे पेमेंट लिखेंगे। अच्छा, हम लोग एक चैप्टर किए थे ना रेवेन्यू और कैपिटल बोल के, वहां डिटेल्स किए थे, रेवेन्यू कब बोलते हैं किसको, कैपिटल, वही है इसको, ठीक है ना। अब पेमेंट साइड आ जाते हैं, पेमेंट साइड करोगे बाय रेवेन्यू पेमेंट्स, बाय रेवेन्यू पेमेंट्स, ग्रॉस, ग्रॉस मतलब टोटल कितना इस साल पे किए, कौन सा ईयर का दिन है, टोटल इस साल कितना पे किए, और बाय कैपिटल पेमेंट्स, बाय रेवेन्यू पेमेंट्स एंड बाय कैपिटल पेमेंट्स, टोटल कितना पे किए। हो गया। अब बैलेंस कर लोगे तो क्लोजिंग आ जाएगा, सारा डेबिट जोड़ लेना, सारा डेबिट जोड़ लेना, और इससे क्रेडिट फिर माइनस कर देना, तो बाय बैलेंस सीडी क्लोजिंग, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, अंडरलाइन, इसमें अगर क्लोजिंग कैश और क्लोजिंग बैंक, इसमें से कुछ तो कैश में होगा, कुछ बैंक में आएगा, वो लिख लेना। तो ये हो गया रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। टोटल रिसीव्ड रिसीव्ट साइड लिखते जाओगे, टोटल पेमेंट्स पेमेंट साइड लिखते जाओगे, ठीक है ना। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल से आप लोग समझेंगे, लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल से समझेंगे। रेवेन्यू रिसिप्ट एग्जाम्पल इसमें क्या आएगा, और कैपिटल रिसिप्ट में क्या आएगा। अच्छा, अगर हम पढ़ाते हैं तो फीस मिलते रहेगा ना, और अगर मंथली हम फीस लेते हैं, हर महीना फीस मिलते रहेगा, तो ये आपका इनकम हो गया ना। उसको हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ओके, रेवेन्यू मतलब सिंपल इनकम है मेरा, है ना। तो क्लब है तो बोलो क्लब को क्या इनकम होगा, क्लब में क्या इनकम होगा, क्लब में मेंबर्स होता है ना, क्लब में मेंबर्स, कोई भी मेंबर्स ज्वाइन करते, मेंबर्स होता है, लोकल पब्लिक ही ज्वाइन कर लेते। और तो क्लब क्या करते हैं, सब मेंबर से चंदा लेता है, उसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन। ये हर साल क्लब लेता है, उसी से ही तो क्लब चलाएगा। तो जैसे मानो हम लोग का क्लब है, खेलने जाते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं विंटर टाइम, विंटर टाइम में लोकल क्लब है, ठीक है ना। तो सब जो भी मेंबर्स है सबसे चंदा लेते हैं, भाई खेलने जाएंगे पैसा लगेगा, चंदा दे दो इस साल के लिए, हर साल लेता है ना। तो वो आपका सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर हो जाएगा, हर साल मिलते जाएगा। ओके,
अब कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, कहीं से मान लो कुछ अमाउंट मिला लॉन्ग टर्म के लिए या 4-5 साल के लिए मिला, तो वो क्या हो जाएगा कैपिटल रिसिप्ट। कोई आदमी बोला अच्छा क्लब का तो ग्राउंड नहीं है, एक काम करो ना, आप लोग तो अच्छा काम करते हो, ग्राउंड भाड़ा पे खर्चा लगता है, तो आप लोग सबसे कलेक्शन करो ना, कलेक्शन करके 2-5-6 साल में अच्छा खासा पैसा आ जाएगा, उससे ग्राउंड बना लोगे, खरीद लोगे। तो एक फंड बना रहे हैं क्या चीज के लिए ना, प्ले ग्राउंड फंड, और ये बोल के सबसे कलेक्शन कर रहे हैं। क्या ये 1 साल के लिए होगा, 1 साल का कलेक्शन में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म होगा ना, तो ये आपका कैपिटल नेचर का मिला अभी, लेकिन 5-6 साल के लिए मिला, तो ठीक है ना, तो इस तरह का रिसिप्ट होगा, तो क्या बोलोगे कैपिटल रिसिप्ट। समझ में है ना। अब इसी तरह पेमेंट भी आएगा। अब अगर अपना जगह है, रेंट पे करेंगे, इलेक्ट्रिक बिल पे करेंगे, हर महीना पे करते जाएंगे ना, वो आ जाएगा रेवेन्यू पेमेंट्स। स्टाफ को सैलरी देंगे, रेंट पे करेंगे, इलेक्ट्रिक बिल पे करेंगे, स्टेशनरी का खर्चा पे करेंगे, वो सब क्या हो जाएगा रेवेन्यू पेमेंट्स। और अगर मैंने फर्नीचर खरीदे, एक टैब खरीदे, कंप्यूटर खरीदे, तो ये क्या एक बार हर साल खरीदेंगे, हर महीना नहीं, एक बार खरीद लेंगे, 5-6 साल चल जाएगा, वो एसेट्स होता है ना, वो आपका कैपिटल पेमेंट्स हो जाएगा। समझ में ना। तो रेवेन्यू पेमेंट्स मतलब सिंपली एक्सपेंसेस हो गया, और कैपिटल पेमेंट्स मतलब एसेट्स हो गया, क्लियर है ना। और रेवेन्यू रिसीव्स मतलब ये मेरा इनकम हो गया, और कैपिटल रिसीव्स ये मेरा लायबिलिटी हो गया। ये अभी मिला है लेकिन ये तो लॉन्ग टर्म के लिए ना, ये लायबिलिटी हो जाएगा। तो इसी से पता चलेगा कौन सा फाइनल अकाउंट में कहाँ रिकॉर्ड करें, क्लियर है। ओके, तो फर्स्ट रिकॉर्ड क्या किया, इसमें कौन सा अकाउंट किए, रिसीव्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। इसमें और भी कुछ प्राइमरी अकाउंट्स होता है, उसमें हम नहीं ध्यान देंगे, अब डायरेक्ट आएंगे फाइनल रिकॉर्ड्स। अब क्या करेंगे हम लोग, फाइनल रिकॉर्ड्स एट द एंड ऑफ ईयर हम लोग और क्या प्रिपेयर करेंगे। तब पॉइंट 2 लिखो फाइनल रिकॉर्ड्स, पॉइंट 2 अब लिखो फाइनल रिकॉर्ड्स, मतलब फाइनल अकाउंट। और ये बना जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर, फॉर द ईयर, है ना। फॉर द ईयर एंडेड, पूरा एक साल के लिए अकाउंट बनाया जाएगा। एट द एंड ऑफ ईयर हम लोग फाइनल रिकॉर्ड्स करेंगे। तो फाइनल रिकॉर्ड्स में एक तो बनाएंगे पॉइंट ए, इसमें हम लोग प्रिपेयर करते हैं ट्रेडिंग पीएल नहीं, इसमें बनता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। 11 में किए होंगे ना, ये थे ना वही। तो इसमें बनाएंगे, क्या बनाएंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड डेट लिख लेना, ठीक है। नाउ फॉर्मेट में आ जाओ डायरेक्ट। इसमें 2 कॉलम दिखाना, डिटेल्स के लिए कॉलम, एक डिटेल कॉलम और एक अमाउंट कॉलम, डेबिट एंड क्रेडिट। अब क्रेडिट साइड लिखोगे इनकम और अमाउंट, अमाउंट अमाउंट कॉलम में रुपीज हो जाएगा। और डेबिट साइड लिखना एक्सपेंडिचर, डेबिट साइड लिखना एक्सपेंडिचर, अमाउंट, अमाउंट रुपीज। क्रेडिट में सारा इनकम रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट में एक्सपेंसेस, बैलेंस किया फिर आएगा। लेकिन ये तो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये प्रॉफिट नहीं बोलते, प्रॉफिट की जगह सरप्लस बोलते हैं। और ये डेफिसिट, लॉस नहीं बोलते, बोलते हैं डेफिसिट। तो जब प्रॉफिट होता था इसमें इसको सरप्लस बोलेंगे, लॉस तो डेफिसिट बोलेंगे, ठीक है ना। प्रॉफिट का काम ही नहीं इनका। ओके, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ऑब्वियसली जो क्लब, जो सोसाइटी हो रहे है उसको ऊपर लिख लेना नाम, और ये अकाउंट कर लेना।
तो क्रेडिट साइड पहले इनकम देखते, यहां आ जाओ। ये जो रेवेन्यू, ये जो बोले थे रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, ये तो मिला था इनकम, वही आएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। रेवेन्यू रिसिप्ट को कहां लिखोगे? इनकम एक्सपेंडिचर में लिखोगे, और रेवेन्यू पेमेंट्स को इनकम एक्सपेंडिचर में डेबिट साइड दिखाओगे। मतलब रेवेन्यू पोर्शन, ये दोनों रेवेन्यू पोर्शन आएगा कहां? इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, है ना समझ में? और जो कैपिटल नेचर है वो बैलेंस शीट में आएगा, ये ध्यान में रखना। रेवेन्यू कहां लिखोगे? इनकम एक्सपेंडिचर में, कैपिटल तो बैलेंस शीट में, ठीक है ना? यस। तो रेवेन्यू को जो रिसिप्ट था वो आप क्रेडिट साइड लिखो, बाय रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। तो भी रिसिप्ट पेमेंट में था वो अमाउंट लिख लो, ठीक, इनसाइड। अब इसमें करेंगे क्या? कुछ ऐड करेंगे और कुछ लेस भी करेंगे। दो आइटम ऐड करेंगे और दो लेस भी करेंगे। पहले ऐड लेस क्या होगा देखिए। अच्छा, मान लो इसमें हमको फीस मिला नहीं, फीस सब स्टूडेंट से मिला, एक दो स्टूडेंट प्लस सर अभी पे नहीं कर पाएंगे, पापा बाहर चले गए, तो आएंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको दे देंगे। अभी तो ईयर एंड होते जा रहा है, नेक्स्ट ईयर आपको दे देंगे। तो इस साल मिला नहीं, लेकिन है तो इसी ईयर का इनकम, तो उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग इनकम या अक्रूड इनकम। और ईयर एंड में मतलब करंट ईयर का तो है इनकम, ऐड कर लेंगे। आउटस्टैंडिंग है तो क्या करोगे? इसको इसमें अक्रूड भी बोलते हैं, इनकम में अक्रूड भी बोलते हैं। तो अक्रूड इनकम क्लोजिंग डेट में है तो क्या करोगे? ऐड कर दोगे। तो ऐड करोगे अक्रूड इनकम, अक्रूड अक्रूड इनकम क्लोजिंग, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का, ठीक है? अक्रूड इनकम इस साल का ही फीस है, लेकिन अभी मिला नहीं है तो इनकम इस साल का हो गया ना, आगे मिला वो देखना नहीं है, इनकम इस ईयर का। और अगर कुछ एडवांस मिल गया, कुछ और स्टूडेंट्स है दूसरा, वो बोला सर एक काम कीजिए ना, नेक्स्ट ईयर का फीस अभी ले लीजिए, नेक्स्ट सेमेस्टर का फीस अभी ले लीजिए, हम एग्जाम के बाद ही बाहर चले जाएंगे और इस एग्जाम में तो नहीं आ पाएंगे आप सबमिट करने एग्जाम के लिए, तो एग्जाम के बाद ही हम फिर आएंगे, फिर आगे कंटिन्यू पढ़ेंगे, लेकिन अभी फीस ले लीजिए, इस साल का भी, इस पीरियड का भी और नेक्स्ट सेमेस्टर का भी। तो हम बोलो हमको अभी मिल गया ना, मिल गया तो रिसीव तो कर लिए। क्या वो इसी पीरियड का इनकम है? नहीं, वो तो नेक्स्ट ईयर का। तो यहाँ से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, समझ में ना? उसको बोलते हैं एडवांस इनकम। तो आउटस्टैंडिंग या अक्रूड इनकम को क्या करोगे? ऐड करोगे। और एडवांस इनकम हो गया तो क्या करोगे? लेस करोगे। लेस करो एडवांस इनकम, क्लोजिंग एडवांस इनकम, क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का, इसको क्या करोगे? लेस करोगे। बोलो समझ में आया? एक्चुअली अकाउंट मतलब पर ये जो अकाउंट बनाते हैं ना, इनकम एक्सपेंडिचर फंड अकाउंट, ये एक्रूअल बेसिस होता है। एक्रूअल बेसिस बोलते हैं इनकम कितना है इस साल का, मिले ना मिले देखना नहीं, पूरा इनकम बताओ कितना है वो लिखेंगे। और एक्सपेंसेस कितना है, चाहे पेमेंट हो या ना हो, वो दिखाओगे डेबिट साइड। टोटल इनकम इनकर्ड और एक्सपेंसेस, टोटल इनकम अर्न्ड और एक्सपेंसेस इनकर्ड, डिफरेंस हो जाएगा प्रॉफिट या सरप्लस, ठीक है ना? अब आ जाते, ये तो क्लोजिंग डेट का मतलब करंट ईयर का। इसी तरह लास्ट ईयर का भी कुछ आउटस्टैंडिंग होगा, लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग था, बोलो तो लास्ट ईयर में ऐड कर लिए थे, लेकिन अभी मिला, अभी मिला तो इस साल रिसीव में इंक्लूड है क्या? ये इस साल का है? नहीं, वो तो लास्ट ईयर का है ना, लेकिन अभी मिला है तो रिसीव में तो इंक्लूड है, वो भी क्या करेंगे? माइनस। तो ओपनिंग में मतलब प्रीवियस ईयर का उल्टा करेंगे, अक्रूड क्लोजिंग करंट ईयर का क्या किए? ऐड किए ना, और ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर तो क्या करोगे? लेस। ओपनिंग का होगा तो उल्टा करोगे, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का, उसमें ठीक उल्टा कर दोगे, क्लियर है? तो ऐड किए थे अक्रूड क्लोजिंग, तो लेस करोगे अक्रूड ओपनिंग। लेस क्या करोगे? अक्रूड ओपनिंग, ओपनिंग मतलब प्रीवियस ईयर का, अक्रूड ओपनिंग, इसको आप क्या करोगे? लेस। तो बोलो लास्ट ईयर एडवांस मिला था, लास्ट ईयर एडवांस मिला था, तो लास्ट ईयर जो मिला था वो तो इसी साल के लिए मिला था, तो इस साल में ऐड हो जाएगा ना। तो एडवांस ओपनिंग क्या करोगे? ऐड। क्लोजिंग एडवांस लेस किए, ओपनिंग एडवांस क्या करोगे? ऐड कर लोगे एडवांस ओपनिंग,
एडवांस इनकम ओपनिंग, ठीक है, और बस एडजस्ट करके फाइनल कॉलम में लिख लेना। एडजस्टमेंट, इसको एडजस्टमेंट बोलते हैं। एडजस्टमेंट में कुछ है आउटस्टैंडिंग, प्री, एडवांस, ये सब एडजस्ट करोगे, लिख लो, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो रेवेन्यू इनकम हो गया। और कुछ आता है इसमें, और क्या आ सकता है? अगर एसेट्स बेचे, फर्नीचर बेचे, तो एसेट्स में ये तो कैपिटल नेचर है ना। बोलो, फर्नीचर डेली डेली थोड़ी बेचते, पुराना हो गया तो बेचे, न्यू खरीदे। तो जो पुराना बेचे उसमें प्रॉफिट लॉस हो सकता है। हम लोग एक्सेप्ट करते हैं डिप्रिसिएशन। एसेट्स बेच के प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट तो क्रेडिट साइड दिखा देंगे, और लॉस हो गया तो डेबिट में दिखा देंगे। तो क्रेडिट साइड और लिखोगे बाय प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, और क्या दिखोगे? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, ठीक है। अगर एसेट्स बेच के कुछ प्रॉफिट है वो दिखा देना, ओके। नाउ कुछ इनकम ऐसा देता है बाय इनकम रिसीव्ड इनसाइड, देखो इसको अलग से हम दिखा रहे हैं। कुछ इनकम ऐसा होता है, क्लब डिसीजन लेता है, इसमें से कितना हम लोग कैपिटल नेचर मान लेंगे, कितना कैपिटल रिसीव, कितना रेवेन्यू रिसीव। पहले कोई डिसीजन नहीं है, वो रेवेन्यू भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है, मतलब कंफ्यूज है। तो अब क्लब डिसाइड किए, इसमें से ना आधा हम लोग रेवेन्यू इनकम मान लेते हैं और आधा कैपिटल इनकम मान लेते हैं। रेवेन्यू रिसीव, कैपिटल रिसीव था ना। मान लो डोनेशन मिला, डोनेशन मिला, तो आप सोचे डोनेशन बहुत पैसा आ गया, तो चलो इसमें से 50% वो कैपिटल नेचर मान लेते हैं और 50% तो रेवेन्यू तो इधर आ जाएगा। तो टोटल जो मिला और लिख लो, इससे लेस कर दोगे कुछ कैपिटल नेचर, लेस कैपिटल रिसीव। इससे क्या करोगे? लेस करोगे कैपिटल रिसीव, कुछ कैपिटल पोर्शन इंक्लूड है, लेस करोगे कैपिटल रिसीव। इसमें से कैपिटल रिसीव कुछ है तो माइनस कर देना। बोल देगा डोनेशन में से 40% कैपिटल नेचर, तो लेस कर दो 40%, बाकी 60% इधर आ जाएगा। डोनेशन में से 75% कैपिटल नेचर, तो 75% लेस कर दो, बाकी इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इनकम साइड हो गया। अब हम लोग आएंगे एक्सपेंडिचर में, ठीक है। कंप्लीट इनकम, अब एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर आप करेंगे तो यहां आ जाओ, ये जो रेवेन्यू पेमेंट्स लिखे थे ना, वही तो आ जाएगा एक्सपेंडिचर साइड। तो डेबिट साइड लिखो टू रेवेन्यू पेमेंट्स, रेवेन्यू पेमेंट्स, कितना रिसिव पेमेंट में था वो पेमेंट्स लिख दो इनर कॉलम। अब यहां भी करेंगे जैसे रेवेन्यू रिसिव में किए थे ना, यहां भी एडजस्ट करेंगे। तो बोलो पेमेंट, मान लो स्टाफ को सैलरी देना था, ईयर एंड में पे नहीं किए, तो ऐड करेंगे। तो ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ये पेमेंट करना बाकी रह गया ईयर एंड में, तो क्या करोगे? ऐड कर लो, ठीक है। अगेन, अगर किसी को सैलरी एडवांस दे दिए, नेक्स्ट ईयर का भी दे दिए, तो माइनस कर देंगे, तो लेस कर देंगे प्रीपेड क्लोजिंग, प्रीपेड क्लोजिंग। मतलब करंट ईयर में किसी को नेक्स्ट ईयर का दे दी तो क्लोजिंग प्रीपेड हो गया, तो इसको क्या करोगे आप? लेस करोगे, ठीक है। अब ठीक प्रीवियस ईयर का है तो उल्टा कर दोगे, ओके। तो अब प्रीवियस ईयर का क्या करोगे? उल्टा करोगे, मतलब जो आउटस्टैंडिंग ऐड किए थे तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग लेस करोगे, और जो क्लोजिंग प्रीपेड लेस किए थे ओपनिंग प्रीपेड ऐड करोगे, ठीक उल्टा कर लेना, ठीक है ना। यस, तो लेस करो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग ओपनिंग, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग तो लेस करोगे और ऐड कर लोगे प्रीपेड या एडवांस, प्रीपेड ओपनिंग, और ये सब ऐड लेस करके फाइनल कॉलम में लिख देना, ठीक है। ये सब ऐड लेस करोगे और फाइनल कॉलम में नेट अमाउंट लिख लोगे, इसीलिए दो कॉलम एडजस्टमेंट रहता है, ऐड लेस करके फाइनल कॉलम। तो ये सारा पेमेंट एक्सपेंसिव तो हो गया रेवेन्यू। अब क्या आएगा? टू, अगर एसेट्स है, एसेट्स में तो डेप्रिसिएशन भी चार्ज करते है ना,
बोलो फिक्स्ड एसेट्स है, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो आएगा ना डेबिट साइड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, डेप्रिसिएशन ऑन एसेट्स, जितना भी एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब पे डेप्रिसिएशन चार्ज करती जाएगी। ठीक है, अगर एसेट्स बेच के प्रॉफिट तो क्रेडिट लिखे थे, लॉस हो गया तो डेबिट लिखोगे, तो डेबिट साइड लिखो टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। इन्वेस्टमेंट बेचे, लॉस हो गया तो डेबिट में लिख देंगे, प्रॉफिट हो गया तो क्रेडिट में लिख लेंगे। ठीक है, तो टू डेप्रिसिएशन ऑफ एसेट्स, टू लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स। नाउ टू गुड्स कंज्यूम, ये होता क्या समझेंगे। गुड्स कंज्यूम, अंडरलाइन कर देना, कंज्यूम करना मतलब यूज किए, कुछ गुड्स हम लोग यूज किए, कितना यूज किए वो कैलकुलेशन सीखेंगे। और एक करोगे ऐसे, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स इनसाइड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, फिर ऐड करोगे परचेज ऑफ गुड्स, इस साल और कितना परचेज किए इसको ऐड कर देना, और लेस कर देना क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। तो बाकी कंज्यूम आ जाएगा और उसी को आउट ऑफ कॉलम में गुड्स कंज्यूम क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, ऐड क्या करोगे परचेज ऑफ गुड्स, और लेस क्या करोगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स। तो बाकी कितना यूज हो गया वो आ जाएगा। एग्जाम्पल से समझाते हैं, एग्जाम्पल से इसको समझाएंगे, क्लियर हो जाएगा। ओके, एक चैरिटेबल सोसाइटी है, चैरिटेबल सोसाइटी है, उन लोगों ने क्या काम करते हैं ना, लोकल जो पब्लिक है ना, पोर पीपल, और उन लोगों को फ्री में मेडिसिन देता है। क्या करते हैं उन लोगों ने, मेडिसिन फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, तो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग खोले, उसमें लोकल जो पोर पीपल है उन लोगों को अगर तबीयत खराब हो गया, मेडिसिन बहुत कॉस्टली होता है तो खरीदने का पैसा नहीं है, तो हम लोग यही काम करते हैं, मेडिसिन खरीद करके रख देते और जिसको जरूरत है उनको दे देते। तो बोलो हम लोग का जो जहाँ सोसाइटी है उसमें श्योर मेडिसिन रहेगा एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, कुछ मेडिसिन तो रहेगा ना स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक था, मतलब 5,000 का स्टॉक था, इस साल और खरीदे 50,000 का, तो टोटल कितना हो गया, 5,000 था पहले से था, और 50,000 और खरीदे, 55 हो गया ना। अब एट द एंड देखे, पूरा ईयर एंड में देखे क्लोजिंग रह गया 10,000, तो बाकी गया कहाँ, तो पोर पीपल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, यूज हो गया ना। तो यूज मतलब कंज्यूम हो गया, तो कितना यूज हुआ वही तो खर्चा हुआ ना, वो ऐसे कैलकुलेशन करोगे, ओपनिंग स्टॉक ऐड परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, बाकी यूज कंज्यूम आ जाएगा। क्लियर है ना, या इसको छोड़ो, अब अपना सेंटर का ही लेते हैं। तो हम लोग सेंटर में मान लो सब क्या करते हैं इसमें, बाई आजकल डिवाइस से सबसे करते, थोड़ा सा हम लोग मान लो ऑल्टरनेटिव भी रखे, बोर्ड रखे, ब्लैक बोर्ड लिखते ना लिखने का, फिर इसमें चौक, डस्टर, पेन, मार्कर पेन, ये सब रखे। तो जहां लाइन का प्रॉब्लम होता है, ऑनलाइन मतलब नेटवर्क का इशू हो जाता है, हो सकता है उसमें क्लास लेना शुरू करते हैं, तो हम लोग के पास कुछ सामान रहेगा, क्या चीज रहेगा, पेन, इंक, है ना, ये सब रहेगा। ये जो पेन, इंक, फिर आपका कुछ पेपर्स, स्टेशनरी पेपर्स, ये सब रहेगा ना। तो हम लोग खरीदते लॉट में, कुछ यूज हो जाता है, फिर खरीद लेते हैं, फिर यूज होता है, और एट द बिगिनिंग कुछ स्टॉक भी रह जाता है, कुछ स्टेशनरी रह जाएगा ना। तो एट द बिगिनिंग कुछ स्टेशनरी था, इस साल फिर कुछ स्टेशनरी खरीदे, और एट द एंड कुछ स्टेशनरी रह गया, तो कितना यूज हो गया, वही ओपनिंग एड परचेज लेस क्लोजिंग करोगे, कितना यूज पता चल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, तो स्टेशनरी कंज्यूम, मान लो स्पोर्ट्स खेलते हैं, बैडमिंटन खेलते हैं इंडोर गेम क्लब में, तो बैडमिंटन में देखोगे डेली फेदर, वो कॉक होता है ना, तो डेली डेली खराब हो जाता है, तो उसको खरीद ले तो लॉट में ह्यूज, और कुछ बच जाता है ईयर एंड में, फिर नेक्स्ट ईयर वही चलता है ओपनिंग स्टॉक, फिर नेक्स्ट ईयर खरीदे, फिर क्लोजिंग, तो इसमें कितना यूज हो गया। तो स्पोर्ट्स मटेरियल्स कंज्यूम, है ना, ये सब फाइंड करोगे इसमें, गुड्स कंज्यूम बोल के, ओपनिंग स्टॉक एट परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो ये हो गया सारा डेबिट आइटम, क्रेडिट लिख दिए, डेबिट लिख दिए। अब क्रेडिट साइड एक्सेस आ गया तो क्या होगा, प्रॉफिट
लेकिन ये तो प्रॉफिट सीकिंग नहीं है, तो सरप्लस बोलोगे। और डेबिट एक्सेस आ गया तो डेफिसिट बोलोगे। इफ क्रेडिट इज मोर तो पहले क्रेडिट जोड़ लेना और उसी को डेबिट साइड लिख देना टोटल में, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर लिख लेना टू सरप्लस। बैलेंसिंग फिगर क्या लिखोगे? सरप्लस हो गया, ठीक है। क्रेडिट एक्सेस तो सरप्लस लिखोगे और ब्रैकेट में मेंशन करोगे एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। क्या लिखोगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो क्रेडिट एक्सेस होने से डेबिट साइड लिखोगे टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और डेबिट एक्सेस हो गया तो ठीक उल्टा क्रेडिट साइड लिखोगे बाय डेफिसिट। क्या लिखोगे? बाय डेफिसिट बैलेंसिंग फिगर एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर, excess of expenditure over income। इसमें लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, उधर लिखोगे एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। तो बस पता चल गया कितना सरप्लस या डेफिसिट है। ओके, बोलो समझ में आया? अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस शीट। ईयर एंड है ना, अब हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो नेक्स्ट पार्ट बनेगा बैलेंस शीट बाय डेफिसिट ब्रैकेट में एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम, ठीक है। नेक्स्ट वन बैलेंस शीट। ये ए था, अब बी लिखो, पॉइंट बी बैलेंस शीट। क्लोजिंग डेट में बनेगा, क्या बनेगा? बैलेंस शीट बनेगा। बैलेंस शीट एज एट क्लोजिंग डेट। क्लोजिंग डेट जो भी रहेगा वो लिख देना। 31 दिसंबर तो दिसंबर लिख दो, मार्च तो मार्च लिख दो, ठीक है। दो कॉलम इधर भी करोगे और राइट हैंड साइड एसेट्स लिखते और लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज लिखते, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लायबिलिटीज, राइट हैंड साइड एसेट्स। और अमाउंट 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 रुपीज रुपीज। ओके, स्टार्ट करते हैं एसेट से। अब फिर आ जाता है यहाँ, ये जो रिसीव पेमेंट था, पेमेंट साइड देखो। ये जो पेमेंट था क्या था? रेवेन्यू। वो कहाँ गया? कहाँ गया? इनकम एक्सपेंडिचर में आ गया। लेकिन जो पेमेंट था कैपिटल नेचर, वो आपका एसेट्स होता है। बोलो हम मशीन खरीदे, फर्नीचर खरीदे, एक बार खरीदे, बार बार थोड़ी खरीदेंगे, 5-6 साल हो जाएगा ना। ये मेरा कैपिटल नेचर, तो एसेट्स ही होता है। तो उसको कहाँ लिखेंगे? एसेट्स में लिख देंगे, ठीक है ना। आप बोलो ये तो इसी साल खरीदे, इससे पहले भी तो कुछ होगा, तो पहले ओपनिंग दिखाएंगे, इसके बाद परचेज है तो ऐड कर लेंगे। समझ में आ रहा है? तो बैलेंस शीट में करो फिक्स्ड एसेट्स, पहले लिखो फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, ओके। ओपनिंग फिक्स्ड एसेट्स, ओपनिंग कितना था लिख लो इनसाइड। और अभी कुछ परचेज किए पेमेंट साइड, तो ऐड करो परचेज। पहले ओपनिंग था फिक्स्ड एसेट्स और अभी खरीदे तो ऐड करके बढ़ जाएगा ना, ओके। इसको ऐड कर लोगे। अगेन कुछ पुराना फिक्स्ड एसेट्स मैंने बेच दिए, लेस भी करेंगे, लेस। इसमें देखो बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड, बुक वैल्यू नॉट सेलिंग प्राइस, बुक वैल्यू ऑफ एसेट सोल्ड। अगर कुछ एसेट्स मैंने बेच दिए तो यहां से क्या करोगे? लेस कर दोगे। अब जब परचेज हो
या सेल हो या ना हो, लेकिन एसेट्स ओपनिंग था, डेप्रिसिएशन तो चार्ज करोगे। ईयर एंड में लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन, ईयर एंड में क्या करोगे, लेस कर दोगे डेप्रिसिएशन। करंट ईयर का कितना डेप्रिसिएशन वो लेस कर देना, और लेस करके आउट ऑफ कॉलम लिख देना। ठीक है, जितना भी फिक्स्ड एसेट्स है, बोलो बोलो एग्जांपल बोलो तो फिक्स्ड एसेट्स में क्या क्या आता है, बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, है ना, ऐसा। ठीक है, ये सारा क्या हो जाएगा आपका फिक्स्ड एसेट्स में लिख लोगे। नेक्स्ट आएगा इन्वेस्टमेंट, ये भी सिमिलर सेम एज फिक्स्ड एसेट्स। इन्वेस्टमेंट ओपनिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितना इन्वेस्ट किए थे, ओके। ठीक है, करंट ईयर में फिर इन्वेस्ट किए तो ऐड कर लो, ऐड परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, इस साल और परचेज किए, और कुछ सेल कर दिए इन्वेस्टमेंट तो लेस कर दोगे बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, बुक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ये लेस कर दिया। और इसमें डेप्रिसिएशन होता है, फिक्स्ड एसेट्स में होता है, इन्वेस्टमेंट में डेप्रिसिएशन नहीं करना, बस परचेज सेल है तो ऐड लेस कर दो, ओके। अब क्या आएगा, अब और क्या आएगा, अब फिर इससे रिसीव पेमेंट में आते हैं। ये बोलो, ये जो क्लोजिंग था कैश बैंक, कैश में कुछ पैसा रह गया, बैंक में पैसा है, वो मेरा एसेट्स है, तो एसेट्स है ना, ये सबको बोलते हैं करंट एसेट्स। तो क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। तो नेक्स्ट हेड दे देंगे, पहले तो फिक्स्ड एसेट्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, अब हेड लिखेंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ठीक है, अब कुछ आइटम लिख लेते हैं, इसमें लिखते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ गुड्स, देखो गुड्स कंज्यूम किए थे ना, उसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड किए थे, क्लोजिंग लेस किए थे ना, तो क्लोजिंग स्टॉक है वो एसेट्स ऐड आ जाएगा, ओके, करंट एसेट्स में आ जाएगा। नेक्स्ट क्लोजिंग, यहां सारा क्लोजिंग आएगा करंट एसेट्स, तो क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, या आपका क्लोजिंग कैश आया और क्या आया, क्लोजिंग बैंक आ जाएगा। तो जो रिसीव पेमेंट का पेमेंट साइड क्लोजिंग था ना, वही इस तरह इसमें लिख देंगे, ओके। एंड अब फिर और क्या लिखोगे, इधर आ जाओ, अब इनकम एक्सपेंडिचर में आते, अच्छा लिख लिया कैश बैंक, इनकम एक्सपेंडिचर में आ जाओ, इनकम साइड देखते, इनकम साइड मैंने यहां लिखे रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और ऐड किए थे एक्रूड इनकम क्लोजिंग, तो क्लोजिंग डेट में वो भी आना चाहिए। एक्रूड इनकम का मतलब क्या बोले थे, इनकम नहीं मिला, ड्यू रह गया हो ना, इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, आउटस्टैंडिंग इनकम, तो बोलो इनकम फ्यूचर में हमको मिलेगा या नहीं मिलेगा ना, अगर कोई आज अभी फीस पे नहीं किए, बोला सर नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे, तो नेक्स्ट ईयर हमको मिलेगा, तो फ्यूचर में कुछ मिलेगा, मतलब मेरा एसेट्स है, तो जो एक्रूड इनकम है ना, ये मेरा एसेट्स हो गया। ठीक है, तो इसको एसेट साइड लिख लोगे, क्लोजिंग, क्लोजिंग है ना, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, तो क्लोजिंग एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम क्लोजिंग लिखना इसमें, एक्रूड इनकम, कुछ इनकम एक्रूड हो गया तो क्लोजिंग वो इधर आ जाएगा, बैलेंस शीट क्लोजिंग है तो क्लोजिंग एक्रूड इनकम आ जाएगा। बोलो समझ में आया ना। एक और चीज, अब एक बार थोड़ा फिर इधर आते हैं डेबिट साइड। अच्छा, जो एडवांस इनकम था, ये जो एडवांस इनकम माइनस किए थे ना, तो मेरा लायबिलिटी है, क्यों बोलो तो, ओके। कोई अगर हम हमको फीस अभी पे कर दिए नेक्स्ट ईयर का, तो मेरा लायबिलिटी है, क्यों, उनको पढ़ाना पड़ेगा नेक्स्ट ईयर, नहीं तो उनका पैसा वापस करना पड़ेगा, एडवांस मिल गया ना, तो मेरे लिए क्या होता है लायबिलिटी, तो लायबिलिटी में लिखेंगे ना। अब आ जाते एक्सपेंसेस साइड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, रेंट मैंने पे नहीं किए, क्लोजिंग, तो बोलो मेरा लायबिलिटी होगा या नहीं, नेक्स्ट ईयर तो रेंट पे करना पड़ेगा, वो लायबिलिटी में लिखेंगे। लेकिन अगर किसी को हम प्रीपेड क्लोजिंग में प्रीपेड कर दिए, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर का पे कर दिए, तो मेरा एसेट्स है, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, एसेट्स हो जाएगा। ठीक है ना, उसको भी एसेट साइड लिख लेंगे, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग। ठीक है, एसेट साइड एक्रूड इनकम आएगा क्लोजिंग, और प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग आएगा।
तो इसमें और लिख लो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग, प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लोजिंग, हो गया आपका एसेट्स। ठीक है, एसेट्स कंप्लीट हो गया। नाउ लायबिलिटी साइड, अब हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड देखेंगे। कोई भी बिजनेस में क्या होता है, कैपिटल होता है, लेकिन ये तो इसमें अगर क्लब है, क्लब में कैपिटल क्या होगा, क्लब में कैपिटल कुछ होता है, मालिक ही नहीं है, मेंबर्स है, उसमें भी होता है, उसको कैपिटल नहीं बोलते, उसको बोलते जनरल फंड या कैपिटल फंड। जब मेंबर न्यू एंट्री करते ना, वो एंट्रेंस फी उसी से कैपिटल फंड बनाया जाता है, कुछ कैपिटल नेचर इनकम से फंड बनाया जाता है। तो इसमें क्या लिखोगे, कैपिटल फंड, ठीक है ना। इसमें कैपिटल नहीं बोलोगे, मालिक होने से तो कैपिटल होगा, इसमें क्या बोलोगे, कैपिटल फंड, या दूसरा नाम क्या, जनरल फंड। तो लिखो कैपिटल फंड ओपनिंग, ऐसे तो बना रहे क्लोजिंग, लेकिन ओपनिंग कैपिटल फंड देखेंगे हम लोग। अरे मिलेगा कहां से, आगे आगे बताएंगे। ओपनिंग कैपिटल फंड एट द बिगिनिंग कितना कैपिटल फंड था, ठीक है। इसमें आप जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, इनकम कैपिटलाइज्ड, कुछ इनकम कैपिटल हो गया ना, तो इसमें ऐड करोगे इनकम कैपिटलाइज्ड, इसमें ऐड करेंगे इनकम कैपिटलाइज्ड। ओके, अब आ जाते इधर देखो, इनकम एक्सपेंडिचर देखो, इनकम एक्सपेंडिचर में मैंने क्रेडिट साइड लिखे थे इनकम रिसीव्ड लिखे थे ना, और उससे लेस किए थे कैपिटल रिसीव्ड, मतलब वो कैपिटलाइज्ड हो गए। ये जो कैपिटलाइज किए ना, कैपिटल रिसीव लेस किए, वही अमाउंट कैपिटल में जोड़ लेंगे। क्या करेंगे, इसको कैपिटल फंड में जोड़ लेंगे, यहां से जो कैपिटल रिसीव माइनस किए, क्लियर है। तो इसको इधर ऐड कर लोगे, इनकम कैपिटलाइज, मतलब कैपिटल नेचर है तो कैपिटल फंड में जोड़ लेना, ठीक है। ओके, और ऐड कर करोगे सरप्लस। अब इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस आया था ना, सरप्लस में प्रॉफिट है, तो कैपिटल फंड में जोड़ लेंगे। ये जो सरप्लस आया था लास्ट, ये जो सरप्लस आया था, इसको भी क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ेगा, और अगर डेफिसिट आया तो क्या करोगे, लेस कर दोगे। सरप्लस तो ऐड करोगे, और डेफिसिट आने से क्या करोगे, अब लेस कर दोगे। कैप सरप्लस ऐड करना, डेफिसिट लेस कर देना, आ जाएगा क्लोजिंग कैपिटल फंड। बैलेंस शीट तो क्लोजिंग बन रहा है, क्लोजिंग आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल फंड पता करेंगे, लिख लेंगे, उसके साथ अगर कुछ इनकम कैपिटलाइज किया, डोनेशन कैपिटलाइज, एंट्रेंस पे कैपिटलाइज, तो जोड़ लेंगे। और अगर सरप्लस आया तो उसको भी जोड़ लेंगे, और डेफिसिट आया तो उसको माइनस कर देंगे, राइट। नाउ अब लिखो स्पेसिफिक कैपिटल रिसिप्ट। अगर स्पेसिफिक पर्पस में कुछ कैपिटल रिसीव किए तो लिख लोगे। बिल्डिंग के लिए फंड मिला, डोनेशन मिला, तो अलग से लिख दोगे, ठीक है, बिल्डिंग फंड रिसिप्ट। स्पेसिफिक कैपिटल रिसिप्ट वो इसमें लिख लोगे। नाउ बस अब कुछ और लिखना है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस कुछ आउटस्टैंडिंग है, लेकिन है क्लोजिंग, बैलेंस शीट क्लोजिंग है तो क्लोजिंग लिखो। और एडवांस इनकम, एडवांस इनकम क्लोजिंग, ओके कंप्लीट, जोड़ लेना। देखो ये टैली हो जाएगा, एसेट्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, लायबिलिटी। ओके, तो ये था आपका फॉर्मेट ऑफ अकाउंट्स अंडर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन। समझ में आया। एक नोट करेंगे, सिर्फ नोट लिखेंगे, क्योंकि ये ओपनिंग कैपिटल फंड ना आपको देगा नहीं, ये नहीं रहेगा, यू हैव टू फाइंड, हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस शीट बना पाएंगे। ओपनिंग कैपिटल फंड ये जो लिखे थे, ये आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। हाउ टू फाइंड, तो उसके लिए नोट करेंगे, ठीक है। तो लास्ट नोट, नोट लिखो, टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल फंड, नोट 1, ओपनिंग
कैपिटल फंड, ओपनिंग कैपिटल फंड, और ये ओपनिंग कैपिटल फंड हम लोग फाइंड करेंगे। और इसके लिए कुछ करना नहीं है, सिर्फ ये लिख लेना वी प्रिपेयर्ड, क्या प्रिपेयर करेंगे, वी प्रिपेयर्ड ओपनिंग बैलेंस शीट, ओपनिंग बैलेंस शीट टू फाइंड ओपनिंग कैपिटल फंड। क्या करना होगा आपको, ओपनिंग बैलेंस शीट कर दोगे, ठीक है, और उसमें से आपको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, ओपनिंग कैपिटल फंड। ओके, अच्छा इसको यहां से समझा देते, ये जो बैलेंस शीट बनाए थे, अभी जो बैलेंस शीट बनाए हैं लिख लिए, तो इस बैलेंस शीट में बोलो ये सारा क्लोजिंग आया ना, क्लोजिंग एसेट्स है, क्लोजिंग लायबिलिटी है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो ओपनिंग एसेट्स लायबिलिटी भी देगा क्वेश्चन में, तो ओपनिंग एसेट्स लिखते जाएंगे, क्रेडिट एसेट साइड, ओपनिंग, ओपनिंग में कितना बिल्डिंग था, ओपनिंग में फर्नीचर कितना, ओपनिंग इन्वेस्टमेंट सब ओपनिंग लेंगे, ठीक है ना, और ओपनिंग में कैश कितना था, ओपनिंग स्टॉक कितना था, ओपनिंग कैश कितना, ओपनिंग बैंक कितना, ओपनिंग में अक्रूड कितना, ओपनिंग में प्रीपेड एक्सपेंसेस कितना, सारा ओपनिंग में लेंगे, ठीक है ना, ये जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद हम लोग ये सब लिख लेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, ओपनिंग एडवांस कितना, और ओपनिंग में स्पेसिफिक फंड कितना, तो टोटल एसेट से ये सबको माइनस कर दोगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल फंड आ जाएगा ना, बैलेंस शीट फिगर क्या मिलेगा, कैपिटल फंड, हाँ लास्ट ईयर कितना सरप्लस आया था उस वक्त देखना, टोटल कैपिटल फंड आपको मिल जाएगा। तो ओपनिंग कैपिटल फंड कैसे करोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाओगे, सारा एसेट्स ओपनिंग लिख लेना, आधा लायबिलिटीज क्लोजिंग लिख लेना, ओपनिंग लिख लेना, बैलेंसिंग फिगर क्या मिलेगा आपको, बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा कैपिटल फंड, और वही कैपिटल फंड फाइंड करने के बाद अब एक क्लोजिंग बैलेंस शीट में उसको लिख देना, ठीक है ना, तो बस एक एक्स्ट्रा बैलेंस शीट करना होगा आपको, क्लियर है, तो ये था आपका इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस। क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन इसमें इस तरह देता है, आपको रिसीव पेमेंट दे देगा क्वेश्चन में कि ये आपको दे दिया है और कुछ एडजस्टमेंट दे दिए कि डेप्रिसिएशन इतना चार्ज करो, इतना आउटस्टैंडिंग हो गया सैलरी, इतना रेंट प्रीपेड है, तो सब एडजस्टमेंट दे देगा, तो हम लोग को करना पड़ेगा इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है ना, मैक्सिमम केस में यही पूछा जाता है, और कभी कभी थोड़ा लेंथी करना चाहे तो पहले पूछेगा प्रिपेयर करो रिसीव पेमेंट, रिसीव पेमेंट बनाओ, ये बनाने के बाद फिर प्रिपेयर करो इनकम एक्सपेंडिचर, और फिर प्रिपेयर करो बैलेंस शीट, एक थोड़ा लेंथी क्वेश्चन अगर पूछ लिया तो तीनों करना पड़ेगा, और समटाइम्स आपसे ये भी पूछता है, बहुत रेयर इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया, ठीक है, क्या दे दिया आपको, इनकम एक्सपेंडिचर, और आपसे पूछ रहे हैं आप रिसीव पेमेंट बनाओ, क्या बनाओगे, रिसीव पेमेंट एंड बैलेंस शीट, आपको दे दिया क्या, इनकम एक्सपेंडिचर दे दिया, और आपको करना क्या होगा, रिसीव पेमेंट एंड बैलेंस शीट, ठीक है, ओके, एक एक करके सीखेंगे, फिलहाल हम लोग क्या सीखेंगे, इनकम एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट बनाना, ओके, अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट करेंगे, चैप्टर नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे, और इसमें शुरू में वही एसेट्स, लायबिलिटी, कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर सब कुछ दिया है। क्वेश्चन 1 पेज बता देते, पेज है 135, पेज कितना, आपके पास स्टडी बैग नहीं है, अच्छा लाया नहीं, ओके ओके, तो यहाँ से देख लो, पेज कितना 135, क्वेश्चन 1 यस क्या दे रहे हैं, द फॉलोइंग द रिसीव पेमेंट अकाउंट ऑफ बंगाल क्लब फॉर द ईयर दिसंबर 2024, तो रिसीव पेमेंट तो दे दिए ना आपको, ये सारा रिसिप्ट है और ये सारा पेमेंट्स है, देखो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस मतलब ओपनिंग कैश बैलेंस है, कैश का बैंक कुछ भी, फिर सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, एंट्रेंस फी, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इनका रिसिप्ट दे दिए, और पेमेंट में जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, इलेक्ट्रिक चार्जेस, बुक्स खरीदे, प्रिंटिंग में स्टेशनरी, ये सारा रिसिप्ट पेमेंट दे दिए, ठीक है ना, और आपसे पूछ रहे क्या, बोलो क्या पूछ रहे इसमें,
प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड December 24, और इसमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर पूछा, बैलेंस शीट पूछा क्या? नहीं, ओनली इनकम एक्सपेंडिचर। बट हम लोग का 15 मार्क्स में तो आपको तो बैलेंस शीट भी देगा। हम लोग अभी सीख रहे हैं करके ना, तो आगे मिलते जाएगा। ओके, तो इसमें करना क्या बोलो, इनकम एक्सपेंडिचर है ना। यस, और कुछ एडजस्टमेंट दे दिए, सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट दिए, और फिर आपका एंट्रेंस पे कैपिटलाइज बोल दिए, सैलरी आउटस्टैंडिंग, डेप्रिसिएशन कितना रेट से करोगे, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अप्रूव्ड दे दिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। लिखो, इन द बुक्स ऑफ, किसका बुक में, बंगाल क्लब, इन द बुक्स ऑफ बंगाल क्लब इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लिखो क्वेश्चन 1, in the bookshop Bengal Club income and expenditure account for the year ended किया तो 31st December 2024। क्या डेट दिए थे बोलो, December 24 है ना। यस, एक डिटेल कॉलम, तो दोनों तरफ दो दो कॉलम कर लोगे फॉर डिटेल्स और फाइनल अमाउंट, डेबिट क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर, इनकम एक्सपेंडिचर अमाउंट रुपीज। आप रिसीव साइड देखो, पहले इनकम साइड करेंगे, ठीक है। इनकम तो रिसीव, क्वेश्चन देखो रिसीव साइड, रिसीव साइड ये जो बैलेंस दिए तो ओपनिंग कैश बैलेंस होगा ना, उसको एसेट्स में लिखना, ओपनिंग बैलेंस शीट में। नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन मतलब चंदा, ये तो हर साल मिलेगा, मतलब रेवेन्यू। हम एक बार पहले देख लेते हैं क्या रेवेन्यू क्या कैपिटल है ना। ये आपका रेवेन्यू मतलब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखोगे, समझ में आया। नेक्स्ट, अच्छा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, तो बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, एक साल में बिल्डिंग बन जाएगा नहीं, ये तो कैपिटल नेचर है, लॉन्ग टर्म है, तो ये आपका बैलेंस शीट में आएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, एंट्रेंस फी, तो एक कैपिटल भी हो सकता है, रेवेन्यू भी हो सकता है। एडजस्टमेंट देखेंगे, ये देखो एडजस्टमेंट बी में क्या दिए, 60% एंट्रेंस फी क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज, मतलब टोटल एंट्रेंस फीस में से 40% रेवेन्यू हो गया और 60% कैपिटल हो गया, ठीक है ना। और फिर क्या दिए, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हर साल तो इंटरेस्ट मिलेगा ना, ये रेवेन्यू इनकम साइड आएगा, रेवेन्यू इनकम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। और फिर क्या दिए, सेल ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर डेली डे थोड़ी बेचते, तो इसको बेच के प्रॉफिट या लॉस आया वही दिखाएंगे। और लास्ट में न्यूज़पेपर बेचे, पुराना न्यूज़पेपर डेली आज पढ़ लिए कल यूजलेस हो गया ना, इसका लाइफ थोड़ी है लॉन्ग टर्म, नहीं। और रेवेन्यू इनकम मान लेंगे। ओके, तो क्या आएगा बोलो, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू नेचर। तो क्रेडिट साइड आप लिखो, क्रेडिट साइड इनकम साइड लिखो सब्सक्रिप्शन, इसमें लिखो सब्सक्रिप्शन बाय सब्सक्रिप्शन, रेवेन्यू रिसिप्ट होता है। सब्सक्रिप्शन कितना मिला था, 17,500, कितना मिला बोलो, वन इनसाइड 17,500। ओके,
क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट तो इनसाइड लिखा है, एडलेस करके फाइनल कॉलम, नहीं है तो डायरेक्ट फाइनल कॉलम। ओके, तो अब एडजस्टमेंट में आते, एडजस्टमेंट में क्या दिए, सब्सक्रिप्शन रिलेटेड फर्स्ट एडजस्टमेंट, सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 500, कौन सा ईयर का, 23, हम लोग तो 24 का कर रहे हैं। तो अभी जो सब्सक्रिप्शन मिला इसमें प्रीवियस ईयर का कुछ इंक्लूड है ना, तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लास्ट ईयर ड्यू था, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते, लेस करते, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग क्या करते, ऐड करते, है ना, तो इसको क्या करोगे, लेस करोगे। और सब्सक्रिप्शन 724 स्टिल आउटस्टैंडिंग, इस साल का अभी भी मिलना बाकी है, तो ऐड कर लेंगे ना। तो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, 700, इसको क्या करोगे, ऐड करोगे। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना था, 23, तो प्रीवियस ईयर, क्या करोगे, लेस करोगे। तो इतना कर लेते, फिर एडवांस देखेंगे, अरे इतना, तो बोलो क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना, 700, क्या करोगे, ऐड, और ओपनिंग आउटस्टैंडिंग 500, क्या करोगे, लेस। तो ये पहले कर दो, ऐड करो आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, ऐड करो आउटस्टैंडिंग या एक्रूड, कुछ भी लिखो एक ही बात है, आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग डेट में कितना था, 700, तो लेस कर देते आउटस्टैंडिंग ओपनिंग 500, ठीक है। आउटस्टैंडिंग का दोनों कर लिया, क्लोजिंग ऐड कर लिए तो ओपनिंग लेस कर दिए, ठीक है। अब बोलो एडवांस के बारे में क्या दिए क्वेश्चन, सब्सक्रिप्शन रियलाइज इन एडवांस दिस ईयर, अभी मिला एडवांस तो नेक्स्ट ईयर के लिए मिल गया ना। तो क्लोजिंग एडवांस, क्लोजिंग डेट में एडवांस मिला, कितना एडवांस मिला, 1000, तो क्या करोगे, लेस। तो एडवांस क्लोजिंग लेस कर दो, इस साल मिला ना, तो श्योर नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस मिला, तो एडवांस लेस कर दोगे, तो लेस एडवांस कर, लिखो लेस एडवांस क्लोजिंग, लेस कर दो एडवांस क्लोजिंग। और एडवांस कितना के लिए मिला था, 1000, है ना, बस सब्सक्रिप्शन का यही एडजस्टमेंट था। अब इसको एड लेस कर लेते, 700 ऐड हो रहे हैं, 500 लेस हो रहे हैं, तो 200 ऐड हो गया, तो 17,700, 1000 लेस हो गया, 16,700, 16,700, 1500 लेस किया, 16,700, यस, इतना आ गया। नेक्स्ट, अब रिसीव साइड, इनकम तो रिसीव देखो, ठीक है ना, यस। अब रिसीव साइड देखो, फिर और क्या दिए, बोलो और क्या दिए, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, अगर बिल्डिंग के लिए डोनेशन, ये रेवेन्यू थोड़ी है, कैपिटल नेचर है ना, तो इसमें नहीं लिखेंगे, बैलेंस शीट में आएगा। एंट्रेंस फी के बोले थे ना 60% कुछ कैपिटलाइज रेवेन्यू बोल रहा था, तो लिखेंगे एंट्रेंस फी कितना मिला था, 2500, लिखो क्रेडिट साइड बाय एंट्रेंस फीस, इनसाइड लिखोगे बाय एंट्रेंस फीस, टोटल कितना मिला था एंट्रेंस फी, 2500, कितना मिला, 2000 इनसाइड 500, ठीक है। अब एंट्रेंस फीस में एडजस्टमेंट दिए थे, एडजस्टमेंट बी क्या दिए थे, 60% एंट्रेंस फी क्या माना जाएगा, कैपिटलाइज, क्या बोलते, कैपिटलाइज लेस कर देते, तो टोटल में से लेस कर देते कैपिटलाइज, लेस कैपिटल नेचर कितना, 60%, तो 2500 का 60% करो 1500, तो बाकी 1000 को रेवेन्यू इधर आ जाएगा। तो टोटल इनकम में से कुछ अगर कैपिटलाइज बोल दिए तो माइनस कर दोगे, और बाकी रेवेन्यू पोर्शन इधर आ जाएगा। क्लियर, बोलो समझ में आया, ओके, आगे बढ़ो। फिर रिसिप्ट साइड और था इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट इनकम है, हर साल इन्वेस्टमेंट से इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो इंटरेस्ट इनकम साइड लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, रेवेन्यू इनकम। एक मिनट, इसको हम पहले कम थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, हाँ, अब लिखो बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट,
कितना दिए थे? 200 दिए थे, लेकिन इसमें एडजस्टमेंट है इसलिए इनसाइड लिखे। इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट 200 दिए थे ना। अब एडजस्टमेंट देखो, एडजस्टमेंट क्या दिए? लास्ट एडजस्टमेंट ई, इंटरेस्ट एक्रूड। एक्रूड मतलब मिलना बाकी है, आउटस्टैंडिंग एक्रूड है ना सर। इसमें तो डेट नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, मतलब क्लोजिंग मानो, करंट ईयर का। तो क्लोजिंग एक्रूड क्या करते? ऐड, ऐड करो, लिखो ऐड एक्रूड इंटरेस्ट, ऐड करो एक्रूड क्लोजिंग। इसमें ऐड कर लोगे, ऐड एक्रूड क्लोजिंग। क्लोजिंग में कितना एक्रूड था? देखो बोलो एडजस्टमेंट 400 था ना, तो 400 एक्रूड जोड़ लो, तो 200 प्लस 400 ये हो गया 600। फिर आते रिसिप्ट साइड, इंटरेस्ट हो गया। अब आगे सेल किए, क्या चीज बेचे? फर्नीचर। बुक वैल्यू कितना था? 1400, लेकिन बेचे कितना में? 1250 है ना। तो कम में बेचे मतलब लॉस है। मेरा बुक में रिकॉर्ड था 1400, लेकिन बेचे इससे कम में, तो डिफरेंस क्या? लॉस है ना। तो बोलते हैं अगर प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स क्रेडिट साइड लिखोगे, लॉस ऑन सेल तो डेबिट साइड लिखोगे। क्लियर है ना। तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर ये डेबिट साइड लिख दो, डेबिट साइड लिखो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, एक्सपेंडिचर साइड। टू, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। डिफरेंस बोलो, लॉस कितना? कम में बेचे तो लॉस, ज्यादा में बेचते तो प्रॉफिट। 1400 को बेचे, 1400 था, बेचे 200, 1250, 150, कितना लॉस है? 150 है ना। तो 150 लॉस डेबिट साइड लिख दो। लॉस कितना आ रहा है? 150। ओके, समझ में आया? नेक्स्ट, अब फिर देखो रिसिप्ट साइड और क्या है? सेल ऑफ न्यूज़पेपर, ये इनकम है। न्यूज़पेपर बेचना तो इनकम हो जाएगा, इनकम में लिख दो बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर, लास्ट इनकम बाय सेल ऑफ न्यूज़पेपर। ठीक है। न्यूज़पेपर कितना में बेचे? 150। ये भी बेचे, कितना में बेचे? 150, 150। अब इनकम साइड हो गया कंप्लीट। अब पेमेंट साइड जाएंगे, एक्सपेंडिचर देखेंगे। ठीक है, अब फिर क्वेश्चन में आ जाओ, पेमेंट साइड क्या दिए? पेमेंट शुरू से जनरल एक्सपेंसेस, कहीं पे भी एक्सपेंसेस देख लिए तो आ जाएगा। फिर बोलो सैलरीज आएगा ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस आएगा आपका। लेकिन बुक्स एसेट्स होता है, बुक्स है ना, एक बार खरीदो। ये ना कि हम लोग स्टडी कर रहे हैं क्लास 11 का, तो 11 में ही लगेगा, 12 में यूजलेस है। नहीं, एक क्लब सोसाइटी, उसमें बुक्स है, ईयर आफ्टर ईयर रहेगा ना, तो आपका एसेट्स हो गया, उसको अभी नहीं लिखेंगे। प्रिंटिंग स्टेशनरी, ये तो एक्सपेंसेस है, हर साल खर्चा होगा, लिखेंगे। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एसेट्स है, इक्विपमेंट तो एसेट्स है। बैट है ना, क्रिकेट बैट है, एक बार बैट खरीद लो 2-3 साल चल जाएगा, तो इक्विपमेंट हो गया, एसेट्स हो गया। फिर न्यूज़पेपर एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस, ये सारा एक्सपेंसेस आ जाएगा। तो शुरू से आप देखते हैं क्या दिए थे, पास बोलो जनरल एक्सपेंसेस। तो डेबिट साइड लिखो टू जनरल एक्सपेंसेस, डेबिट साइड लिखो टू, ये सारा रेवेन्यू एक्सपेंस, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है, कितना एक्सपेंसेस दिए थे? 1600 रुपया, और इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम कर दिया। इसमें भी आउटस्टैंडिंग देता ऐड करते, प्रीपेड देता तो लेस करते। ठीक है, अगेन आ जाओ, फिर देखो कितना है। सैलरी 4500, सैलरी रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट था क्या? यस, एडजस्टमेंट सी है, तो हम लोग इनर कॉलम लिखेंगे। तो डेबिट साइड पे लिख लो सैलरी कितना था? 4500, डेबिट साइड लिखो टू सैलरी एक्सपेंसेस है 4500, और इसमें कुछ एडजस्टमेंट दिए। ठीक है, क्या एडजस्टमेंट दिए देख लो। एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट सी, सैलरी आउटस्टैंडिंग, कितना आउटस्टैंडिंग दिए? 200 ऐड हो जाएगा ना। तो ऐड आउटस्टैंडिंग, ऐड करोगे आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग कितना है? 200, ऐड करो, लिख दो आउट ऑफ कॉलम 4000
नेक्स्ट, तो हम लोग ये रिकॉर्ड कर लिए, सैलरी हो गया। इलेक्ट्रिक चार्जेस है कितना, 1200, तो लिखो डेबिट साइड फिर टू इलेक्ट्रिक चार्जेस। इसमें भी कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम 1200 लिख दो। टू, फिर क्या दिए, बुक्स ये एसेट्स होता है, नहीं लिखना। प्रिंटिंग स्टेशनरी है एक्सपेंसेस, टू प्रिंटिंग स्टेशनरी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। अब देखेंगे इसमें स्टॉक कुछ क्लोजिंग ओपनिंग दिया है या नहीं। स्टेशनरी तो ऐसे दिया था आपका 700 रुपया, बट एडजस्टमेंट देखते, स्टेशनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट आउट ऑफ कॉलम लिख दो 700। कितना था, बोलो बोलो, एक मिनट, हाँ 700, तो डेबिट साइड लिख दो, स्टेशनरी कितना 700। ओके, अगेन एक्सपेंसेस देखना, फिर क्या दिया बोलो, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ये एसेट्स होता है, एसेट तो बैलेंस शीट में लिखेंगे। न्यूज़पेपर मैगजीन ये तो खर्चा होता है, एक्सपेंसेस में लिख दो टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, टू न्यूज़पेपर एंड मैगजीन्स। और न्यूज़पेपर मैगजीन्स कितना का खर्चा हुआ, 3200 है ना। न्यूज़पेपर तो पता है, मैगजीन्स पता है, हाँ? और वो मंथली ये सब आता है, बहुत सारे स्पोर्ट्स का मैगजीन अलग से आता है ना, वो बुक्स टाइप का, यस वही चीज, ठीक। ओके, नेक्स्ट, स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस ये तो खर्चा है, आ जाएगा, कितना खर्चा है 600 रुपया, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो डायरेक्ट लिख लो टू स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। कुछ एक्सपेंसेस देख लिए, एडजस्टमेंट है तो इनसाइड एडजस्ट करके आउट ऑफ, नहीं तो डायरेक्ट। कितना पेमेंट था, 600 था ना। अब और क्या आएगा, बाकी तो एसेट था, एसेट्स का डिप्रिसिएशन भी तो आता है, तो अगर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर डी देखो आप, एडजस्टमेंट ए हो गया था सब्सक्रिप्शन का, कैपिटलाइज कर लिए थे, सैलरी आउटस्टैंडिंग कर लिए, इंटरेस्ट भी हो गया ना, डिप्रिसिएशन बाकी है। डिप्रिसिएशन किस में चार्ज करना है, बुक्स में और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में, क्या रेट से, 10% है ना। तो डिप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे, तो डेबिट साइड लिखो टू, टू डिप्रिसिएशन, टू डिप्रिसिएशन अंडरलाइन कर दो, एक तो बुक्स में करना है और एक स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में करना है ना, एक बुक्स में करना है और किस पे करना है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पे, ठीक है, यस। अब बताओ बुक्स कितना का बाय किए थे, ओपनिंग में, ओपनिंग तो कुछ नहीं दिए, बुक्स कितना बाय किए थे 6500 है ना, उस पर 10%, यहाँ बोला ना 10%, कितना हो जाएगा 650, बुक्स पे कितना आ जाएगा 650, इनसाइड लिखो। और इक्विपमेंट कितना बाय किए थे, बोलो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना बाय किए थे, एक मिनट एक मिनट, इक्विपमेंट बाय किए थे 8000, यस, 8000 पे 10%, 800, दोनों पे 10% था ना, तो कितना हो गया आपका 800। अब जोड़ के आउट ऑफ कॉलम कर लो, 1450, कंप्लीट है, ठीक है। अब बैलेंस कर लेना, सरप्लस और डेफिसिट मिल जाएगा, और इसमें से वही पूछा था कि प्रिपेयर करो इनकम एक्सपेंडिचर। ओके, तो सारा फॉर्मेट भी हो गया, एक एग्जांपल भी हो गया, यस। अब ऐड करो क्रेडिट, क्रेडिट ही ज्यादा है लग रहा है, हाँ ऐड करो क्रेडिट, फिर लेस करेंगे डेबिट, सरप्लस है वो मिल जाएगा। तो आपका 16,000, 17,000, 18,300, 18,450, 18,450, 18,450, 18,450, और इससे सारा डेबिट माइनस करते जाओ,
18,450 से डेबिट लेस करते जाओ। 18,450 माइनस 150, फिर माइनस कितना 1600, फिर माइनस 4,700, 5,900, 5,900, फिर माइनस 700, 3,900, 3,900, फिर माइनस 600, 1,400, 2,050, 2050। क्या आपका 4850 कितना रहा? 4850 है ना? तो सरप्लस हो गया। टू सरप्लस एक्सेस ऑफ इनकम ज्यादा है ओवर एक्सपेंडिचर। एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस आया, कितना सरप्लस है? 4850। ठीक है, बोलो समझ में आया? हम आगे क्या करेंगे, जब बैलेंस शीट कंप्लीट करेंगे तब तो आपका 15 मार्क्स कवर हो जाएगा। ना क्वेश्चन 2 नहीं कर पाओगे, इसमें बैलेंस शीट भी करना है, बाकी सब में बैलेंस शीट करना है। क्वेश्चन 3, हाँ क्वेश्चन 3 कर सकते हो। क्वेश्चन 3 बोला प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, है ना? तो इसमें सिर्फ इनकम एक्सपेंडिचर करना है, तो आप लोग ट्राई करोगे क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना? क्वेश्चन 2 में इनकम एक्सपेंडिचर भी पूछा और क्या पूछा, बैलेंस शीट भी, है ना? तो बैलेंस शीट तो अभी ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा, फिर क्लोजिंग बैलेंस शीट, तो एक बार रहने दो। तो आप कितना नंबर ट्राई करोगे? क्वेश्चन 3, ठीक है ना? और जस्ट हम एक आइडिया दे देते हैं। रिसीव पेमेंट आपको दे दिया, किसका रिसीव पेमेंट? एक होम्योपैथिक औषधालय, है ना? होम्योपैथ औषधालय, उनका रिसीव पेमेंट अकाउंट दिए, और रिसीव में बैलेंस ओपनिंग था, ये तो नहीं लिखेंगे। सब्सक्रिप्शन आएगा ना, फिर उसका एडजस्टमेंट देख लोगे। फीस फ्रॉम नॉन मेंबर्स, फीस आया, इनकम लिख देंगे, ठीक है ना? म्यूनिसिपल ग्रांट, म्यूनिसिपैलिटी से ग्रांट मिला, तो अगर इसका नेचर कुछ नहीं बताया तो इनकम मान लो, ठीक है? नेक्स्ट, लेकिन बिल्डिंग के लिए डोनेशन, तो बैलेंस शीट में कैपिटल नेचर हो गया ना, बिल्डिंग डोनेशन है, कैपिटल नेचर नहीं आएगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड आ जाएगा इनकम साइड, ये हो गया। और अब पेमेंट साइड देखते हैं, पेमेंट साइड क्या दिया? सैलरी आएगा, नर्स को सैलरी पे किए, और बोर्डिंग एंड वॉशिंग एक्सपेंसेस, बोर्डिंग लोडिंग एंड वॉशिंग, कुछ नहीं, बोर्डिंग मतलब कोई पेशेंट आया उसको एक ये केबिन में रखते ना, और फिर उसको वॉश करना, ये सब खर्चा वो एक्सपेंसेस आ जाएगा। फिर रेंट रेट्स टैक्सेस आएगा एक्सपेंसेस, फिर कार एक्सपेंसेस आएगा एक्सपेंसेस, कार परचेज एसेट्स है, ये नहीं आएगा। और ड्रग्स एंड इंसिडेंट आएगा, ड्रग्स मतलब मेडिसिन आएगा, और बैलेंस तो क्लोजिंग बैलेंस नहीं आएगा। अब एडजस्टमेंट क्या दिए? 300 रिसीव फॉर बिल्डिंग फंड वाज एडेड इन सब्सक्रिप्शन बाय मिस्टेक। तो मतलब ये गलती क्या की है, सब्सक्रिप्शन में जोड़ लिए, बिल्डिंग के लिए मिला था, तो सब्सक्रिप्शन से लेस कर दोगे, बस हो गया। और बिल्डिंग फंड तो बैलेंस शीट में लिख दो, तो नहीं करना है हम लोग को, उसको देखना नहीं है। नेक्स्ट, फिर जो आउटस्टैंडिंग बिल फॉर मेडिसिन, मेडिसिन का आउटस्टैंडिंग, तो जो ड्रग एंड इंसिडेंटल एक्सपेंसेस था ना, ये था ना, इसमें आउटस्टैंडिंग क्या कर लोगे, ऐड कर लोगे। ओके, नेक्स्ट, मतलब मेडिसिन का आउटस्टैंडिंग है ना, एंड फॉर द अबव पर्टिकुलर्स प्रिपेयर इंटरेस्ट, बस यही तो है, और तो कुछ एडजस्टमेंट ही नहीं थी। ये आराम से हो जाना चाहिए, आंसर है, एक बार कर लेना, ठीक है? ओके, तो एक ही क्वेश्चन आपका होमवर्क, एक ही क्वेश्चन आपका होमवर्क, हाँ बाकी सब में बैलेंस शीट करना है, तो नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे। आज यहीं पे रखते, नेक्स्ट डे फिर हम लोग मीट करेंगे।